राधे राधे साथियों, जीवी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था बंगाल का विभाजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था? 1899 से 1905, 1905 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था, भारत का हित नहीं चाहता था। उसने 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा की, भाई बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है और इस इतने बड़े प्रांत का प्रशासन केवल एक सरकार आसानी से नहीं चला सकती। अतः इसका प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने वहाँ की जनता उग्र ना हो जाए, आंदोलन ना कर दे, इस दृष्टि को देखते हुए जनता को शांत रखने के उद्देश्य से उसने यह घोषणा की 19 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से किया जाएगा। लेकिन बंगाल विभाजन के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल में जो राष्ट्रवाद फैल रहा था, बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना की भावना वहाँ की जनता में थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति अंग्रेज़ों के खिलाफ बंगाल की जनता में जो विरोध की भावना थी, लॉर्ड कर्जन इसको समाप्त करना चाहता था। तो उस समय की बात करें, जैसे बंगाल में वर्तमान के 4 राज्य शामिल थे, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसको 2 भागों में विभाजित किया। किस प्रकार से किया? पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक प्रांत बना दिया। इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? ढाका बनाई गई। इसमें मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, यह क्षेत्रफल में छोटा था। दूसरा प्रांत कौन सा था? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पूर्वी बंगाल से बड़ा था। इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? कलकत्ता। यह हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बनाया गया था। तो विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905। बंगाल का विभाजन किस तारीख को लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905। विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। साथियों, इन दोनों तारीखों पर आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट सेकंड लेवल हो, किसी भी एग्जाम में इन दोनों तारीखों पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई? 19 जुलाई 1905। विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ, लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905। तो विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंगाल की जनता में जो राष्ट्रवाद की भावना फैल रही है, जो राष्ट्रीय चेतना की भावना फैल रही है, लॉर्ड कर्जन उस राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहता है। अर्थात वह हिंदू मुसलमानों को विभाजित करना चाहता है। भाई अंग्रेज तो वैसे भी चाहते थे डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। हिंदू मुस्लिम जनता अलग रहेगी तो भाई अंग्रेजों का शासन आसानी से चलता रहेगा। उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम जनता को विभाजित करना, राष्ट्रवाद को समाप्त करना। लेकिन उसने जनता को शांत करने के लिए क्या कहा है? भाई प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। आगे है, जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था उस दिन बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया? शोक दिवस। शोक दिवस में क्या था? बंगाल की जनता ने
हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए उपवास रखा, खाना पीना नहीं खाया, उपवास। भाई हम अंग्रेज़ों आपका किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, आपने बंगाल का जो विभाजन किया है किस प्रकार से हम उसका विरोध करते हैं। तो बंगाल के विभाजन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले बात करें गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल के विभाजन को क्या बताया था? लॉर्ड कर्जन की एक निर्मम भूल, बहुत दयनीय, खराब, बहुत गलत भूल बताया। गोखले का कहने का उद्देश्य क्या है? भाई कर्जन, इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा, बहुत गलती कर दी तुमने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कहते हैं? बंगाल का विभाजन बंगाल की जनता पर वज्र के समान गिरा है। भाई कर्जन ने तो ये बहुत गलत काम कर दिया, ये बंगाल का विभाजन तो बंगाल की जनता पर वज्र के समान गिरा है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? भाई भारत में जनता में जो वास्तव में जो चेतना आई है, जनता में जो वास्तविक जागरण हुआ है, वो बंगाल विभाजन के पश्चात ही हुआ है। तो इन नेताओं के विचार थे, अधिकतर इसमें से गोखले और बनर्जी वाला अधिकतर किसी भी एग्जाम में आ जाता है। आगे साथियों, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल की जनता ने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन। बंग मीन्स बंगाल और भंग मतलब विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ हुआ है? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को विभाजन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कलकत्ता में एक स्थान था टाउन हॉल। टाउन हॉल में कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक हुई। कलकत्ता में है टाउन हॉल, कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक हुई और इस मीटिंग के अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी इस बैठक में एक भाषण दिया और इस भाषण में कहा, भाई बंगाल विभाजन के विरोध में हम क्या कर रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं ने जनता से कहा था, भाई हमें अंग्रेज़ों की वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विरोध करना है, हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। जैसे सबसे अधिक बहिष्कार इसमें विदेशी कपड़ों का हुआ था, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार हुआ था। जिस तारीख को बंगाल का विभाजन लागू हुआ उस दिन कौन सा दिवस मनाया था? मैंने आपको बताया था शोक दिवस, और इसी तारीख को राखी दिवस भी मनाया गया था। ये जो राखी दिवस है, रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श पर मनाया गया था। राखी दिवस क्या था? हिंदू मुस्लिम जनता ने आपस में भाईचारा दिखाने के लिए, भाई अंग्रेजों आप ये मत समझो कि हम अलग अलग हैं, भाई हम तो एक हैं, भाईचारा दिखाने के लिए राखी दिवस मनाया था। इसी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? बंगाली भाषा में लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। इसी आंदोलन के समय
रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। शोक दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। बंगाली भाषा में था। इसका मतलब है कि भाई हमारा सोने जैसा बंगाल, अमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने जैसा बंगाल। अंग्रेजों, आप इसके साथ ऐसा कर रहे हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के समय जनता को एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? टैगोर ने बंगाली भाषा में जनता से कहा एकला चलो रे, एकला चलो रे, अर्थात आपको कुछ भी करना पड़े। टैगोर क्या कहते हैं जनता से? आपको कुछ भी करना पड़े, हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है, हमें अंग्रेज़ों की हर वस्तु का विरोध करना है, चाहे आपको अकेला चलना पड़े। एकला चलो रे बंगाली भाषा में, चाहे आपको अकेला रहकर विरोध करना पड़े, फिर भी हमें अंग्रेज़ों की वस्तुओं का विरोध करना है, बहिष्कार करना है। तो ये बातें रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। इसी समय इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल की महिलाओं ने अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खुलकर भाग लिया। अपन कह सकते हैं कि भारत में पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने अपने घरों से निकलकर खुलकर भाग लिया, अंग्रेज़ों का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। महिलाओं ने शराब की दुकानों पर, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक बैठकर धरना दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस आंदोलन के समय बंगाल की महिलाओं ने अपने घरों से निकलकर आंदोलन में खुलकर भाग लिया था। भारत के किसी प्रांत में चलाया गया पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में सबसे अधिक बहिष्कार किस वस्तु का हुआ था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे ज़्यादा किया गया।
विदेशी कपड़ों को जनता ने इकट्ठा करके होली की तरह जलाया था। विदेशी कपड़ों को होली की तरह जलाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया। बंगाल के बच्चों से कहा गया, भाई अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाना है, अपने राष्ट्रीय विद्यालयों में आपको अपने बच्चों को पढ़ने भेजना है। तो इस आंदोलन में सबसे अधिक बहिष्कार किस वस्तु का हुआ था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे अधिक हुआ था। इस आंदोलन में सबसे अधिक बहिष्कार विदेशी कपड़ों का हुआ था। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी शिक्षा बहिष्कार किया गया। तो पहले नंबर पर सबसे अधिक बहिष्कार किसका हुआ है? विदेशी कपड़ों का। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार हुआ है। अपने राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए तथा बंगाल के लोगों ने अपने राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए। अपने राष्ट्रीय विद्यालय, अपने विद्यालय बनाए। भाई अंग्रेजों के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजना है। अपने जो विद्यालय बनाए गए उन्हें क्या कहा गया? राष्ट्रीय विद्यालय कहा गया। इन राष्ट्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना है। भाई इसी समय की बात है, कलकत्ता में एक रंगपुर विद्यालय बनाया गया था। 1905 में ही एक रंगपुर विद्यालय बनाया गया था और इस रंगपुर विद्यालय के जो प्रिंसिपल बनाए गए थे वो बनाए गए थे अरविंद घोष। इसी आंदोलन के समय बंगाल में रंगपुर विद्यालय स्थापित किया गया। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद घोष। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय विद्यालय कौन सा था? रंगपुर विद्यालय।
और इस विद्यालय के प्रिंसिपल कौन थे? अरविंद घोष। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे अरविंद घोष। ये अरविंद घोष बंगाल के रहने वाले थे। कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। वैसे देखो, कांग्रेस का विभाजन तो 1907 में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। कांग्रेस में 2 दल बने। कौन कौन से 2 दल थे? गरम दल और नरम दल। उदारवादी दल और गरम दल। उदारवादी और उग्रवादी। नरम दल और गरम दल। नरमपंथी और गरमपंथी। तो जो अरविंद घोष हैं, गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेताओं में कौन कौन से प्रमुख नेता थे? जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और वीरेंद्र दत्त, ये गरम दल के नेता थे। नरम दल के नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, व्योमेश्वर बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस सुब्रमण्यम, ये सब नरम दल के नेता थे। तो अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया जा रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन में बंगाल की जनता ने यह महसूस किया कि भाई हम इतना तो हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम अपने भारत में बनी हुई चीज़ों के बल पर हम जी सकते हैं, अपन जीवन यापन कर सकते हैं। हम अंग्रेज़ों की वस्तुओं पर डिपेंड ना रहें, निर्भर ना रहें। तो इस आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता यह थी कि बंगाल की जनता में एक आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की मुख्य उपलब्धि क्या थी? कि बंगाल की जनता में आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई थी। तो साथियों, आगे इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह थी कि बंगाल की जनता में आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। बंगाल की जनता में आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई। बंगाल के लोगों ने सोचा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अंग्रेज़ों पर डिपेंड रहें, हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं के बल पर भी जीवित रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। अच्छा साथियों, जैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र पर पड़ा, जैसा RS मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र पर पड़ा, स्पष्ट कीजिए।
स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो पड़ा था वो सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था, सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था, क्योंकि इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो पारंपरिक शैली में चित्रकला को बनाना प्रारंभ किया था। जैसे पारंपरिक भारत की जो चित्रकलाएं हैं, जैसे कौन कौन सी मानी गई हैं, जैसे मान लो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला है, एलोरा की गुफाओं में जो चित्रकला है, ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद जैसे राजपूत पेंटिंग को भी अपनाया गया और मध्यकाल में मुग़लों की पेंटिंग को भी स्वदेशी आंदोलन के समय अपनाया गया था। तो इस आंदोलन का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। तो आगे इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। तो प्यारे साथियों, इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। जैसा R.N. टैगोर ने भारत की पारंपरिक चित्रकला शैली को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की पारंपरिक चित्रकला शैली को अपनाया था और इसी प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए थे। जैसे अजंता, एलोरा, राजपूत चित्रकला, मुगल, पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाए थे। तो भारत की पारंपरिक शैली को अपनाया गया, पारंपरिक चित्रकला शैली को अपनाया गया था। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। स्वदेशी आंदोलन में शोक दिवस, राखी दिवस मनाए गए। दोनों दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाए गए। एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे आमार सोनार बांग्ला, दोनों किसके हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के। आमार सोनार बांग्ला और एकला चलो रे, ये दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। बंगाली भाषा में लिखे थे, क्योंकि R.N. टैगोर बंगाल के रहने वाले थे। बंगाली भाषा के बहुत बड़े कवि, लेखक, विद्वान थे। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में बंगाल की महिलाओं ने अपने घरों से निकलकर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में बंगाल की जनता में
कौन सी आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई है? आगे, इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। तो साथियों, आगे वाला टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। देखो, मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक धार्मिक राजनीतिक पार्टी थी। पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। मुस्लिम लीग मुस्लिम नेताओं की, मुस्लिम जनता की एक धार्मिक राजनीतिक पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी वो पंथ निरपेक्ष पार्टी थी, धर्म निरपेक्ष पार्टी थी। कांग्रेस में किसी भी धर्म का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन मुस्लिम लीग का अध्यक्ष और सदस्य केवल मुस्लिम व्यक्ति ही बन सकता था, केवल इस्लाम धर्म का व्यक्ति ही बन सकता था। ये दोनों में अंतर था। तो कांग्रेस पंथ निरपेक्ष पार्टी थी। अच्छा, भारत के मुस्लिम नेताओं के दिमाग में ये बात कैसे आई कि भाई हमें भी अपनी एक पार्टी की स्थापना करनी चाहिए? देखो, स्वदेशी आंदोलन और इस आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन में कुछ मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था। जैसे अपन बात करें स्वदेशी आंदोलन का बंगाल के अतिरिक्त भारत के अन्य प्रांतों में भी इसका प्रभाव फैला था। जैसे दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा। पंजाब में किसने किया था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले। महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक। तो बंगाल के अलावा स्वदेशी आंदोलन भारत के अन्य प्रांतों में भी फैला था। तो स्वदेशी आंदोलन में भारत के कुछ मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन बहुसंख्यक जो मुस्लिम नेता थे स्वदेशी आंदोलन से अलग रहे थे, क्योंकि मुस्लिम नेताओं के दिमाग में एक बात बैठ गई थी, भाई ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये तो भाई हिंदुओं का भला करने वाली संस्था है, हिंदुओं का भला करने वाली संस्था है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का हित नहीं चाहती, मुस्लिम जनता का भला नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर ये मुस्लिम जनता का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन भाई कांग्रेस पंथ निरपेक्ष पार्टी थी। कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1947 तक सभी धर्मों के लोगों की जनता का हित चाहा था, लास्ट तक हित चाहा था। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम नेताओं के दिमाग में बात बैठ गई, नहीं भाई हम अपनी अलग पार्टी की स्थापना करेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं 1906 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो।
भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड। भाई इसका मतलब है पहले कोई मिंटो रह चुका होगा। एक मिंटो फर्स्ट था जो इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल रह चुका था। तो 1906 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और इसका समय कब से कब तक था? 1906 से 1910 तक। 1906 से 1910 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत के मुस्लिम नेताओं ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और इस प्रतिनिधि मंडल के मुखिया थे, अध्यक्ष थे आगा खां। आगा खां की बात करें तो देखो, आगा खां मुस्लिम लीग के सबसे सीनियर नेता थे। आगा खां मुस्लिम लीग के सबसे वरिष्ठतम नेता थे। जैसा कि कांग्रेस में सबसे सीनियर नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसी तरह से मुस्लिम लीग में जो सबसे सीनियर नेता थे आगा खां। तो आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। और लॉर्ड मिंटो इस समय कहाँ पर था? लॉर्ड मिंटो शिमला में था। तो ये सब लोग कहाँ गए? मिंटो के पास गए, शिमला में गए। अब ये लोग किस तारीख को गए थे? 1 अक्टूबर 1906। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिमला में मिला। ये लोग मिंटो से कहाँ पर मिले भाई? शिमला में मिले। वैसे भी देखो, ये लोग हैं ना, अंग्रेज लोग अधिकतर ठंडे स्थान पर रहते थे। जैसे शिमला है, राजस्थान में जैसे माउंट आबू है, इन स्थानों पर अधिकतर ये रहते थे। तो ये सब लोग भाई मिंटो के पास गए। मिंटो तो बहुत खुश हुआ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अब तो हमारी चाल चल जाएगी। अंग्रेज़ तो वैसे भी चाहते थे, अरे डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। मुस्लिम नेताओं ने कहा, मिंटो जी हम भी चाहते हैं कि हम अपनी एक पार्टी की स्थापना करें। मिंटो ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप पार्टी की स्थापना करो भाई, हम आपकी पार्टी को मान्यता देंगे। लेकिन इस सबसे मुख्य बात आगा खां ने मिंटो से क्या कही? भाई भारत में मुस्लिम जनता को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की जाए। भारत में मुस्लिम जनता को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की जाए। अर्थात आगा खां का कहने का उद्देश्य क्या था? भाई अरे मुसलमानों के लिए भी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल स्थापित किए जाएं। मुसलमानों को
पृथक सांप्रदायिक आरक्षण दिया जाए। तो इन मुस्लिम नेताओं का कहने का उद्देश्य क्या है कि भाई मुसलमानों को भारत में एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की जाए। मिंटो बहुत खुश हुआ, भाई ठीक है, हम आपकी हर बात को मानेंगे, हम आपकी हर बात को मानेंगे। मुसलमानों को विशिष्ट स्थिति दी जाएगी, मुसलमानों के लिए भारत में पृथक सांप्रदायिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। मिंटो ने पूरा आश्वासन दे दिया। इसके बाद मुस्लिम नेताओं ने, ढाका का एक नवाब था सलीमुल्ला, ढाका का नवाब था सलीमुल्ला खां। सलीमुल्ला खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मिंटो से शिमला में मिला तथा मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से भारत में मुस्लिम जनता को विशिष्ट स्थिति प्रदान करने की मांग की। विशिष्ट स्थिति प्रदान करने की मांग की। मिंटो ने मुस्लिम नेताओं को पूर्ण आश्वासन दिया। मिंटो ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, हम आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो इसके बाद मुस्लिम लीग का संस्थापक मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? सलीमुल्ला खां। ये कौन है? ढाका का नवाब। सलीमुल्ला का कौन था? ये ढाका का नवाब था। इसे मुस्लिम लीग का संस्थापक, जनक या पिता कहा जाता है। अच्छा साथियों, जैसे देखो मुस्लिम लीग ने भी अपना एक संविधान बनाया था। जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है, भारत के किसी बड़े शहर में होता है, इसी प्रकार से हमारी मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा और उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष बनाया जाया करेगा। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष।
बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। साथियों ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है? बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। थोड़ा लंबा नाम है। अगर आपको इतना भी याद रहेगा ना, बकार उल मुल्क, तब भी आप ऑप्शन में पकड़ लोगे। भाई मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह खां। तो देखो कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, कभी कभी बच्चे लगा के आ जाते हैं आगा खां। तो आप ध्यान रखना, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां नहीं था। आगा खां बिल्कुल नहीं था। क्यों? कि मुस्लिम 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। 1908 में अमृतसर वाले अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खां बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां नहीं थे, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इस मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। तो साथियों, जैसे मुस्लिम नेताओं ने अपनी ये पार्टी बनाई, तो कुछ न कुछ तो इसके उद्देश्य थे। तो उद्देश्य जैसे आते, भाई मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन होते। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे मुख्य बात थी भारत में मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। तो मुस्लिम लीग के उद्देश्य मुस्लिम लीग के उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नंबर 1, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। अधिकारों की सुरक्षा करना। मुख्य उद्देश्य था। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार के प्रति भारत की मुस्लिम जनता में निष्ठा पैदा करना या निष्ठा बढ़ाना। भाई भारत में जो मुस्लिम जनता है वो अंग्रेज़ों को अपना समझे, अंग्रेज़ों की नीतियों का सम्मान करे, अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहे। नंबर 3, कांग्रेस की नीतियों और आंदोलनों का विरोध करना।
तो साथियों देखो, मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा, राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य ये है। अंग्रेजों के प्रति भारत की जनता में निष्ठा, विश्वास बढ़ाना, कांग्रेस की नीतियों और आंदोलनों का विरोध करना। भाई कांग्रेस स्वदेशी चला रही है, बहिष्कार चला रही है अंग्रेजों के लिए हमें कांग्रेस के स्वदेशी और बहिष्कार जैसे जो आंदोलन हैं इनका हमें विरोध करना है। तो साथियों आज इतना ही। विश्वास है कि आप सबको अच्छा महसूस हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।